हे गाइस, माय यूट्यूब चैनल इन अदर वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमपीएस 001 के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है बहुसांस्कृतिकवाद और उदारवाद के मध्य संबंध की चर्चा करिए। कि मतलब जो मल्टीकल्चरलिज्म होता है और जो लिबरलिज्म होता है उसके अंदर संबंध क्या होता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें बताना है। तो उदारवाद की अवधारणा क्या है, उसकी अवधारणा वो देखेंगे हम। बहुसांस्कृतिकवाद एक ऐसा समाज है जहाँ पर विभिन्न दृष्टिकोण, मूल्यों और विश्वासों को मानने वाले क्या होते हैं, विश्वासों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये ऐसे मुद्दे पर ध्यान दिलाता है जिसकी ओर कम ध्यान दिया गया हो। अब आपको मैं बहुसांस्कृतिकवाद और उदारवाद में डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। तो बहुसांस्कृतिकवाद जो होता है, जिसको आप कल्चरलिज्म कहते हैं, इसमें ना एक देश में एक से ज़्यादा अधिक मतलब संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ इंडिया में देखो आप, कितने सारे धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो क्या डिफरेंट कल्चर है ना, उन सबका अलग अलग है। आप पंजाब चले जाओ तो आपको पंजाबी मिल जाएंगे, राजस्थान में चले जाओ तो आपको राजस्थानी मिल जाएंगे। उधर उनका खाने पीने का कल्चर अलग है, पहनने का कल्चर अलग है। जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे अलग ही कल्चर है। तो क्या है, इसको बोलते हैं बहुसांस्कृतिकवाद। अब क्या इसमें कुछ माइनॉरिटी में भी तो लोग होंगे ना, जिनकी जनसंख्या कम होगी। तो वो, और उसमें बात रखा उदारवाद किस चीज़ की बात करता है, ज़्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर्स की बात करता है उदारवाद, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें होनी चाहिए। तब इसमें बता रखा है कि जो बहुसंस्कृतिवाद होता है वो एक ऐसा समाज होता है जहाँ पे क्या होता है, अलग अलग दृष्टिकोण, मतलब अलग अलग मान लो विचारधारा के लोग रहते हैं। वो उनके मूल्य अलग होते हैं, उनके विश्वास अलग होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ये ऐसे मुद्दे पर ध्यान दिलाता है जिसकी और कम ध्यान। अब कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ों की ओर ध्यान दिला जिसकी ओर कम ध्यान दिया हो। इसका मतलब क्या है कि जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब अगर आप मल्टीकल्चरलिज्म किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, उसमें कुछ माइनॉरिटी में भी लोग रहेंगे। तो ये क्या करता है, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनकी ओर ध्यान दिलाता है। सांस्कृतिक पहचान, ठीक है। बहुसांस्कृतिकवाद समूह विशिष्ट अधिकारों पर जोर देता है। ये कहता है अलग अलग अधिकारों, अलग अलग राइट्स के ऊपर जोर देता है। यह अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा, मतलब जो सांस्कृतिक, जो कल्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है, जो बहुत ज़्यादा कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था पर जोर देता है। इसके साथ ही क्या बताया हुआ है कि बहुसांस्कृतिकवाद का उद्देश्य, जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति प्रति भेदभाव है उसको कम करना। मतलब जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भेदभाव ना हो सके। जैसे कि आप देखो कि भाई जो जो ये आपके लोग, जो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जो सिक्किम से जो लोग होते हैं वो नेपाली, तो मतलब वो एक तरीके से वो चाइना से तो है नहीं, उसको हम चीनी चीनी बोलते रहते हैं, मोमो मोमो करके चढ़ाते रहते हैं ना। बहुत से लोग चढ़ाते हैं, मैं तो नहीं चढ़ाती। तो भाई वो लोग हैं तो इंडिया के, तो हम क्यों उनको चढ़ा रहे हैं, ये गलत है ना। उनको बुरा लग सकता है या फिर बुरा लगता भी है। तो ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हो उसका। तो ऐसे जो लोग हैं जो माइनॉरिटी में कम है, उनको हमें क्या करना है, उनको एक तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। अब आता है उदारवादी राज्य के कार्य अल्पसंख्यक समुदायक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब दरअसल जो उदारवादी होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, अल्पसंख्यक और जो समुदाय जो होते हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर भाई उनको एक तरीके से चढ़ाओगे वगैरह तो वो नुकसान तो कुछ ना कुछ पहुंचा ही सकते हैं ना, अगर उदारवादी राज्य है उसको। बहुसंख्यकवाद के ने हमारा ध्यान राज्य के भीतर दुर्बल अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों द्वारा भोग रहे भेदभाव के प्रति खींचा है। मतलब कि भाई जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो मल्टीकल्चरलिज्म जो सिस्टम है, इसमें जो लोग माइनॉरिटी में हैं वो मतलब जो भेदभाव वो जो झेल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान खींचा है किसने, मल्टीकल्चरलिज्म में। और ये प्रदर्शित किया है कि गैर भेदभाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी सिद्धांत की प्रभुत्वशाली परंपराओं और बुनियादी पुनर्विचारों की आवश्यकता। बोला है कि भाई
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें उदारवादी जो सिद्धांत है उसकी, ठीक है, जिससे कि जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है बहुसंस्कृतिवाद के भीतर सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और प्रोत्साहन एवं एक मूल्य है। मतलब कि जो मल्टीकल्चरलिज्म होता है, तो भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट है हमारा कि भाई जो बहुसंस्कृतिवाद होता है उसमें क्या होता है कि भाई जो उनकी संस्कृति है, ठीक है, जो सांस्कृतिक विविधता है उसका संरक्षण प्रदान करना है। मतलब कि अगर कोई मान लो मेजॉरिटी वाले लोग अगर माइनॉरिटी वाले लोगों को परेशान करते हैं उनकी संस्कृति के ऊपर या किसी भी चीज़ को लेके, तो क्या होता है गवर्नमेंट को एक ऐसा मतलब फोर्सफुली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं माइनॉरिटी वाले लोगों को उनको सजा दी जा सके, ठीक है, ताकि जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है उसको बच सके वो। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद जो सिद्धांत होता है, सिद्धांतकार जो है मतलब जो इस चीज़ को मानते हैं वो तर्क देते हैं कि उदारवादी राष्ट्रीय राज्य की नीतियाँ अल्पसंख्यक संविधान को हानि पहुंचाती हैं। मतलब कि जो मल्टीकल्चरलिज्म को मानते हैं, जो सिद्धांतकार हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो आपका जो उदारवादी राष्ट्रीय होता है, ठीक है, जो उदारवादी राष्ट्र राज्य होता है वो क्या कहते हैं उनकी जो नीतियाँ होती हैं ना, वो जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं उनको भाई हानि पहुंचाती हैं। कैसे? बहुसांस्कृतिकवाद की नीतियाँ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अल्पसंख्यक संस्कृति जैसे उनकी भाषाएं, परंपराएं, संस्था आदि सुरक्षित रहे तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। अब बता रखा है इसमें कि भाई जो बहुसंस्कृतिवाद की जो नीतियाँ होती हैं वो उनका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि भाई जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा है, वो जो परंपरा है वो सुरक्षित है या नहीं, उन्होंने जो अपनी संस्थाएं कुछ बना रखी है वो सुरक्षित है या नहीं, उनके जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र पर जाते हैं तब वो सुरक्षित है या नहीं, उनके साथ समानता हो रही है या नहीं। तो ये काम होता है उनका, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है बहुसांस्कृतिकवाद और आपका उदारवाद। उदारवाद ने मुख्य तौर पर समाज द्वारा आरोपित पहचानों जैसे धर्म, रंग, जाति, लिंग आधारित भेदभाव पर नजर डाली है। उदारवाद क्या करता है कि भाई वो पहचान करता है कि किससे किसके साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है। जैसे कि मान लो किसी के साथ धर्म के ऊपर तो भेदभाव नहीं हो रहा, रंग के ऊपर तो भेदभाव नहीं हो रहा, या फिर जाति को लेके तो नहीं हो रहा, लिंग के ऊपर तो नहीं कि लड़की है फिर लड़का है क्या है ना। तो इस पे वो क्या करता है, नजर डालता है कौन? उदारवाद। उदारवाद के औपचारिक समानता का तर्क रखा है एक और अपने सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष मानते हुए आरोपित पहचानों पर अधिकारों, वेदों तथा विशेष अधिकारों को नकारने की कोशिश की, तो दूसरी ओर एक नागरिक के रूप में व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र प्रासंगिक बना रखा है। अब इसमें बता रखा है कि भाई जो देखो कि भाई जो उदारवाद होता है, ठीक है, उदारवाद क्या करता है कि ऑफिशियली रूप से, ठीक है, एक औपचारिक रूप से क्या करता है कि सबको समानता का अधिकार देते हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति होते हैं उनको कानून के समक्ष, सभी को कानून के समक्ष क्या बोलता है कि अगर किसी ने कुछ गलती की है तो वो क्या है, आरोपित है, ठीक है, उसकी पहचान करता है और ये एक चीज़ बोलता है कि भाई किसी को भी ना विशेष अधिकार नहीं मिले, चाहे आप कितने से कितने भी अमीर हो, आपको कोई भी मतलब विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है, उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता को पसंद करते हैं। उदारवाद क्या कहते हैं कि वो स्वायत्तता को पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक तरीके मान लो खुद पे सत्ता करना, एक तरीके इस टाइप से, और उसके कार्यों में चयन करने की स्वतंत्रता तथा विकल्प की उपस्थिति को सर्वाधिक प्राथमिकता मिली है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या है कि जो एक तो उदारवादी जो व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वो स्वायत्तता पसंद करेगा, ठीक है, वो क्या पड़ेगा, वो स्वायत्तता को पसंद करेगा कि भाई मैं अपने ऊपर खुद शासन करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, उस टाइप से। अब वो जो व्यक्ति वो क्या करेगा, वो कार्य भी अपनी पसंद का ही चुनना पसंद करेगा, ठीक है, स्वतंत्रता उसको ज़्यादा सही लगेगी। विकल्पों की उपस्थिति को सर्वाधिक प्राथमिकता मिली है, और जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उसको कहते हैं सर्वदा प्राथमिकता मिलती है, मतलब हाँ ठीक है ऑप्शन ज़्यादा है ना, ठीक है। इसके विपरीत बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति की इस उदारवादी दृष्टिकोण को इस दलील से नकारता है कि सांस्कृतिक समुदाय क्या, तो क्या है, एक सांस्कृतिक समुदाय
के सदस्य व्यक्ति के मूल्यवान हैं। ठीक है, यहीं से हम कर रहे थे। वह कम से कम अंगों में उसकी व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करता है। इसका जो नेक्स्ट है वो है भीखू पारिक और विल कमलिका दोनों ही बहुसंस्कृतवाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। अब इन्होंने में कुछ नाम बताए हैं, भीखू पारिक और विल कमलिका। ये क्या है? ये बहुसंस्कृतवाद के क्या है? प्रमुख समर्थक हैं। भीखू पारिक का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी संस्कृति से इस कदर जुड़ा हुआ होता है कि वह संस्कृति तथा उससे संबंधित समुदाय उसके लिए मूल्यवान होते हैं। मतलब क्या है कि जो भीखू पारिक है और जो विल कमलिका है वो ये कहते हैं कि भाई जो संस्कृति होती है ना हर व्यक्ति की, वो अपनी संस्कृति से बहुत ही कहते हैं ना तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से इस कदर जुड़ा होता है ना कि मतलब वो संस्कृति उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, मूल्यवान होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है? कमलिका, जो विल कमलिका है वो क्या कहती हैं कि जब हम व्यक्तियों से उनके सांस्कृतिक पहचानों को त्यागने की आशा करते हैं तब हम वास्तव में उन्हें कोई ऐसी चीज़ से वंचित करते हैं जिस पर उनका समुचित हक था। नेक्स्ट इसमें यही बताया हुआ है कि जब भी मतलब हम जो किसी व्यक्ति से बोलते कि अब उसको अपनी संस्कृति को त्याग दे, तो ये क्या है, हम उसके हक को मार रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र के राजनीतिक संस्थाओं की परिकल्पना करते वक्त हमें सांस्कृतिक समुदायों पहचानों के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जब भी हम कोई भी जो राजनीतिक संस्था है अगर उसकी परिकल्पना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उनकी जो संस्कृति है लोगों का, उसको ये भी है कि भाई उसका अस्तित्व भी स्वीकार करना। जैसे कि मान लो अगर कोई नेता है वो आगे पार्टी में है ना, मतलब वो आगे किसी कोई दल उसने ज्वाइन कर लिया, तो ये थोड़ा ना कि वो अपनी जो उसकी जो संस्कृति वो उसको त्याग देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बता रखा है और इस समझ से साथ शुरुआत करनी चाहिए कि व्यक्ति मतलब इसमें बता रखा है कि व्यक्ति चलो राजनीतिक समुदाय का सदस्य तो है ही है, राष्ट्र राज्य का सदस्य नहीं है। मतलब कि वो किसका है? राजनीतिक समुदाय का सदस्य है, राष्ट्र राज्य का नहीं है। मतलब कि जो पूरा नेशन है उसका मतलब राष्ट्र राज्य क्या होता है? नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही हिस्ट्री वाले जो लोग रहते हैं, जिनका इतिहास सेम हो, जिनकी भाषा सेम हो, जिनका धर्म सेम हो, जिनकी जाति सेम हो, सब कुछ, तो वो उनको बोलते हैं नेशन स्टेट। तो अगर कोई राजनीतिक जो समुदाय है वो आता है राजनीतिक समुदाय में, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई उसका भी तो अपना कल्चर है ना, उस नेता का भी मान लो किसी कल्चर है ना, तो वो क्या है, वो राष्ट्रीय राज्य का सदस्य नहीं बल्कि किसका है, वो एक समुदाय सदस्य भी है और वह अपने सदस्य से गहराई से प्यार करता है। वो मतलब कोई भी तुम नेता ले लो, कोई भी आप नेता ले लो, वो क्या है, वो अपना जो उसका कल्चर है भाई वो उससे प्यार करता है, चाहे वो कहीं से भी आए। नेक्स्ट इसमें है आपका फिर राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र से सांस्कृतिक समुदाय का बहिष्कार करने या उसे मान्यता से वंचित करने या उसे मान्यता योग्य ना मानने व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे यार ये तो अपने धर्म को ही मान रहा है, ये तो अपने कल्चर को ही मान रहा है, तो उससे क्या करते हैं, इसका हम बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है, इसको वंचित कर देते हैं। तो ये क्या है, उससे जो व्यक्ति है उसको क्या गंभीर चोट पहुंच सकती है और पहुंचती है। टेलर का कहना है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र में सांस्कृतिक समुदाय का आदर कम होता है तो उससे संबंधित व्यक्ति भी कम सम्मान की भावना विकसित कर लेते हैं। अब बता रखा है कोई टेलर है, मतलब इसका नाम टेलर है, वो कहते हैं कि अगर सब सभी सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब जो सभी के लिए समान होता है उस क्षेत्र में अगर कोई समुदाय है तो क्या करना चाहिए कि जो सांस्कृतिक समुदाय है उसका आदर कम हो जाता है, तो उससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो भी क्या होता है, सम्मान की जो भावना है वो कम विकसित मतलब होने लगती है, डरपोक हो जाते हैं और समाज में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। बहुसांस्कृतिकवाद मतलब कि जैसे कि मान लो कोई माइनॉरिटी में है, ठीक है, और क्या है कि जो लोग हैं उसका आदर कम कर रहे हैं, तो उसमें ना एक डरपोक मतलब वो डर की भावना आ जाती है, यार मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, कहीं मुझे कुछ और तो नहीं बोल देंगे, ऐसा तो नहीं कुछ कर देंगे, तो वो क्या है, और फिर वो ना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता क्योंकि उसमें एक हमेशा वो चीज़ एक मतलब डिसरिस्पेक्टफुल होने का वो डर बना रहता है। बहुसंस्कृतिवाद के लिए एक सुरक्षित सांस्कृतिक संदर्भ में एक उचित स्वायत्ततापूर्ण स्थिति तथा चयन करने का एक आवश्यक दशा है। बट जो बहुसंस्कृतिवाद जो चीज़ होती है वहाँ पे इसमें बताया हुआ है क्या है, वो एक
वहाँ पे लोगों को मतलब सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति है वो उचित स्वायत्तता खुद को मतलब पूर्ण स्थिति में पा सके। नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है, उदारवाद लोकतंत्र की बहुसांस्कृतिकवाद ने आलोचना की है कि भाई जो उदारवादी जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो लिबरलाइजेशन है, उसकी जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसने आलोचना की है। कैसे? उदारवाद लोकतंत्र अपने सभी सदस्यों के लिए समान नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर पाए। ये कहते हैं कि भाई जो उदारवादी लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो सभी नागरिक होते हैं ना, सदस्य होते हैं देश के, उसमें समान नागरिकता क्या होता है सुनिश्चित नहीं कर पाते। कैसे? बहुसंस्कृतिवाद का जो मानना है, जो बहुसंस्कृतिवाद है, वो कहते हैं वैसे तो समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार सभी को दिए जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान में रहते हैं, हतसा विभेद के शिकार रहता है। इन्होंने बोल रहे हैं कि भाई जो उदारवादी लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है कि समान अधिकार दिए जाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे बहुत नुकसान होता है उनको, वो हमेशा हाशिए पर रहते हैं, क्योंकि राज्य अपने कानूनों तथा नीतियों द्वारा समाज के अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए भाषा, शिक्षा, छुट्टियों की घोषणा, वेशभूषा संबंध में नीतियाँ बहुमत की संस्कृति प्रतिबंधित करती हैं। अब इसमें बताया हुआ है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो तो कर रही है, जैसे कि मान लो भाषा पे शिक्षा की छुट्टियों की घोषणा, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है, फिर उनकी जो संस्कृति होती है वो प्रतिबंधित होती है। जैसे कि मान लो कि दिवाली है तो छुट्टी दे दी, तो मान लो जैसे कि दिवाली है, दिवाली की छुट्टी दे दी, क्योंकि सबको पता है कि भाई हाँ हिंदुओं का त्यौहार होता है, ठीक है, ईद की छुट्टी दे दी, या फिर और भी जो कोई त्यौहार है उसकी छुट्टी दे दी। लेकिन अगर जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनका अगर कोई त्यौहार होता है तो फिर उनके त्यौहार की छुट्टी तो नहीं दी जानी ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में ये क्या हो गया, ये तो गलत, एक तरीके से गलत है, उनको भी छुट्टी दो फिर। बट वही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, जिस रीज़न से ये चीज़ नहीं हो पाती। नेक्स्ट बताया वो सामूहिक तौर पर राज्य क्रिया बहुमत संस्कृति लोकप्रिय नेता घोषित करती है। आप पता रखा है कि जो भाई सामूहिक तौर पर क्या होता है कि राज्य की जब क्रिया होती है उसमें कोई भी बहुमत मतलब क्या है, जहाँ पे मेजॉरिटी में ज़्यादा है ना, वही जो क्या होगा, जो नेता होगा मतलब वही घोषित होगा, लोकप्रिय संस्कृति होगी उसी की घोषणा होगी। और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावशाली संस्कृति के साथ संबंध प्रोत्साहन करती है। मतलब कि भाई जिसकी संस्कृति ज़्यादा है ना, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी में है ना, वही क्या होगा, उसके एक तरीके से बोलबाला होगा, आप कह सकते हो, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को हानि पहुंचती है। ठीक है, उदाहरण के लिए रविवार को एक सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा से धार्मिक ईसाई चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं और अपने धर्म के आदर्श अनुसार रविवार को विश्राम के दिन रूप में मना सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में मुसलमान जो कि अपने धर्म के अनुसार शुक्रवार को दोपहर में पूजा करना चाहते हैं नुकसान में है, क्योंकि शुक्रवार कार्य का दिन होता है, उसे धार्मिक व्यक्ति के रूप में कोई भी समय छुट्टी नहीं मिलती। अब बता रखा है कि भाई संडे को मोस्टली लोग चर्च जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी और वो माइनॉरिटी वाला बता रखा है कि भाई क्या होता है कि मुसलमान भी माइनॉरिटी में तो है नहीं, बहुत काफ़ी उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो बता रखा है कि जो मुस्लिम जो लोग होते हैं, रविवार को क्या होता है सार्वजनिक छुट्टी होती है, सभी की छुट्टी होती है संडे वाले दिन। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्या करते हैं, वो चर्च में चले जाते हैं, ठीक है, विश्राम करते हैं, विश्राम का मतलब एक आराम का दिन उसको मनाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम हैं वो कब मनाते हैं, वो जो उनके जो धर्म का जो अनुसार है पूजा पाठ करने का, वो क्या है, वो शुक्रवार के दिन होता है। लेकिन उस दिन छुट्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस दिन कार्य का दिन होता है, ठीक है, उस दिन वर्क वाला दिन होता है। तो ये भी क्या एक तरीके से उनको मालूम छुट्टी का समय ही नहीं मिलता, ये चीज़ आप कह सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, एक्चुअली ये इतना ही क्वेश्चन है, बस इसका आप निष्कर्ष लिख सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है। मैंने पहले ही बताया हुआ है, आप 20 से 4 लाइन 2-4 लाइन उठाओ, शुरू से उठाओ, बस थोड़ा सा मिडिल से उठाओ, बस उठा के डाल दो, उसी में उतना ही लिखते हैं। अब मैं इसको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ कितना हमने कैसे किया है। कि हमने बोला था कि हमारा भाई बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के मध्य संबंध, कि उनके बीच में संबंध क्या होता है, भाई होता क्या है ये, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसका परिचय देखा, ये जो आप देख सकते हो ये है बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा समाज है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंट्रो हो गया। देन धीरे धीरे ये चीज़ आई। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि उदारवाद और जो बहुसंस्कृतिवाद है और उदारवाद में क्या डिफरेंस है, मतलब किस तरीके से वो एक दूसरे से
मतलब पहचान होती है। नेक्स्ट फिर क्या है, इसी के छोटे छोटे से पॉइंट्स थे इसमें, इसके ज़्यादा एक्चुअली पॉइंट नहीं है, बस इतना ही है। बस ओवरऑल आप इसका व्यू देख ही सकते हो। अगर आपको ऐसी और वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।